आज लिखो श्वसन की प्रक्रिया। तो ध्यान से देखना, अभी सुनना है। तो श्वसन की प्रक्रिया जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। श्वसन की प्रक्रिया जो होती है दो चरणों में होती है, ठीक है। एक होता है बाह्य श्वसन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, ठीक है। और दूसरा होता है अंतः श्वसन, इंटरनल रिस्पिरेशन। ये एक काम करो, इसको बना लो और फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। ये कॉलम बना लो चार्ट टाइप का, फिर मैं समझा दूंगा, फट से समझ में आ जाएगा। आप बना लो इसको, ठीक है। अगर हम श्वसन की प्रक्रिया की बात करें तो इसको दो स्टेप में बांटा जा सकता है, दो चरणों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक तो होता है बाह्य श्वसन, एक होता है अंतः श्वसन। ध्यान देना, बाह्य श्वसन क्या है? बाह्य श्वसन कोशिका के बाहर होता है। जैसे सांस लिया हमने, सांस लिया, सांस कहाँ गई? नासा छिद्र में, कल पढ़े थे हम। नासा छिद्र से ग्रसनी में, ग्रसनी से एपिग्लोटिस से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए ट्रैकिया यानी कि श्वास नली, श्वास नली से श्वसनिका, श्वसनिका से श्वसनी, और श्वसनी से वायुकोष्ठ, वायुकोष्ठ में गई ना। और वायुकोष्ठ में बहुत सारी होती हैं ब्लड वेसल्स। क्या होती हैं? रक्त वाहिकाएं। देखो ये, जैसे मैं एक वायुकोष्ठ का बता रहा हूँ, ये वायुकोष्ठ है, ठीक है। यहाँ हवा आ गई, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, इससे अटैच होती हैं बहुत सारी क्या? रक्त वाहिकाएं। ध्यान दो इधर, ये रक्त वाहिकाएं हैं। इसमें क्या होता है? रक्त होगा, होगा कि नहीं? फेफड़े के अंदर जो वायुकोष्ठ होते हैं उससे अटैच होती हैं वायु, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन फेफड़े में तो आ गई, अब इसको कहाँ तक पहुँचाना? कोशिकाओं तक पहुँचाना शरीर की। तो कोशिकाओं तक कौन पहुँचाएगा? पहुँचाएगा हीमोग्लोबिन। कौन पहुँचाएगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन आपको कहाँ पता है? आपको आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में होता है ना हीमोग्लोबिन। और ये लाल रक्त कणिका कहाँ होती है? ब्लड में होती है ना। तो ये ब्लड में हीमोग्लोबिन है, तो ये ऑक्सीजन अब इधर आ जाए, किसमें? ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है तो चूंकि पार कर जाएगी ब्लड वेसल को, है ना। विसरण के द्वारा, किस माध्यम के द्वारा? किसके द्वारा आता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का, वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। ध्यान रखना, ऑक्सीजन कैसे आएगी यहाँ तक? ब्लड वेसल तक, रक्त वाहिका तक कैसे आएगी? विसरण के द्वारा। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस दे दी जाती है। अब ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ आ गई? ब्लड वेसल में। और ब्लड के थ्रू ये ब्लड कहाँ तक जाएगा? कोशिकाओं तक जाएगा। और कोशिका तक मान लो ब्लड वेसल जाएगा, सपोज करो ये कोशिका है, तो कोशिका में ये ऑक्सीजन को पहुंचा देगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यही सिंपल, जैसे ही कोशिका में गई ऑक्सीजन, वहां से चालू हो जाएगा अंतः श्वसन। कोशिका के अंदर जैसे ऑक्सीजन प्रवेश करित, क्या हो जाएगा? अंतः श्वसन। कोशिका के बाहर तक का जो श्वसन है, जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं बाह्य श्वसन, ठीक है। ध्यान देना। तो बाह्य श्वसन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है श्वासोच्छ्वास, या इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना एवं सांस छोड़ना, ठीक है। और दूसरा है गैसों का विनिमय एवं परिवहन। विनिमय मतलब एक्सचेंज। यहाँ क्या हो रहा है? गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना। क्वेश्चन पूछता है कि गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है? गैसों का विनिमय कहाँ होता है? कहाँ होता है? फेफड़े के वायुकोष्ठ में। ये वायुकोष्ठ है कि नहीं है फेफड़े का? कल पढ़े थे हम, याद है कुछ? फेफड़ा 200 से कितने से 200 से 300 मिलियन वायुकोष्ठ से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो गैसों का विनिमय कहाँ होता है? फेफड़े के वायुकोष्ठ, ठीक है। फिर ये गैस आ गई यहाँ, इसको ले कौन जाएगा? परिवहन कौन करेगा इसको? या तो ब्लड आएगा ऑप्शन में, या तो आरबीसी या हीमोग्लोबिन। तो गैसों को लेके कौन जाएगा?
ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन गैसों का परिवहन करता है। ऑप्शन में आएगा या तो ब्लड, या तो आएगा हीमोग्लोबिन, या तो आएगा आरबीसी। अगर तीनों आ गए तो एक ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी में कर देना। गैसों का परिवहन कहाँ, ये थोड़ा सा देखो दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। गैसों का विनिमय कहाँ होता है, वायु कोष्ठ में। कहाँ होता है, वायु कोष्ठ या कूपिकाओं में, ठीक है। अब ध्यान देना और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वाक्षोच्छ्वास मतलब सांस लेना एवं छोड़ना होता है ना, सांस लेना और छोड़ना। क्वेश्चन ये पूछता है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो गैस होती है उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट लेते हैं, कितने परसेंट लेंगे, 20.9%, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम उतनी ही लेंगे ना जितनी वायुमंडल में है। वायुमंडल में यही परसेंट हो जाता है, आपको पता है वायुमंडल बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नाइट्रोजन 78%। तो श्वास के दौरान हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो इतना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इतना लेते हैं और नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ठीक है। अब जब हम श्वास छोड़ते हैं उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं, निःश्वसन। सांस लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं निःश्वसन और इसको बोलते हैं निःश्वसन। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, कौन सी ऐसी गैस है जो मनुष्य जितना अमाउंट सांस के दौरान लेता है उतना पूरा का पूरा छोड़ देता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। क्या होगा आंसर, नाइट्रोजन। देखो 78% हमने लिया था और 78 के 78% हमने छोड़ दिया। कोई भी नाइट्रोजन का कोई भी मॉलिक्यूल यूज नहीं हुआ हमारी बॉडी में, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन कितना लिए, लगभग 21%, 20.9% या 21%। छोड़ते कितना है, 16 से 17%। तब भी ऑक्सीजन जो हम छोड़ते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हम पूरी की पूरी ये गैस छोड़ते हैं, इतना छोड़ते हैं। ऑक्सीजन 16-17% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 3 से 4% और नाइट्रोजन कितना होता है, 78%। तो जब हम श्वसन के दौरान छोड़ते हैं गैस, ठीक है, निकालते हैं, तो इसमें भी ऑक्सीजन का अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होता है। लेकिन देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितने लिए थे, 0.03%, यहाँ कितना हो गया, मतलब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बन रही, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि निःश्वसन के दौरान या सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हम कितने परसेंट छोड़ते हैं। ध्यान रखना 3 से 4%, ठीक है, और ऑक्सीजन 16 से 17%। इतना क्लियर है। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं और नाइट्रोजन कितना लेते हैं। सांस छोड़ते हैं तो कितना देते हैं, कितना, ये क्लियर इतना, ठीक है। श्वसन और निःश्वसन क्लियर है, ठीक है। हाँ, ये एक सक्रिय प्रक्रिया, मतलब सांस लेने में हमें हमारे शरीर को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन छोड़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ध्यान रखना, है ना। छोड़ने में एनर्जी नहीं लगती, लेने में एनर्जी लगती है। इसलिए जो जिसमें एनर्जी लगे वो सक्रिय, जिसमें एनर्जी ना लगे वो निष्क्रिय, ठीक है, ध्यान रखना। गैसों का विनिमय कहाँ होता है, गैसों का जो विनिमय होता है फेफड़े के वायुकोष्ठ में होता है, ठीक है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन देना, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सचेंज, है ना। एक हाथ से लिया, एक हाथ से दिया, ठीक है। और किसके मध्य होता है, ब्लड वेसल और कूपिकाओं के मध्य। तो गैसों का परिवहन कौन करता है, गैसों का परिवहन करता है ब्लड, आरबीसी या हीमोग्लोबिन के द्वारा। इतना क्लियर है, मतलब यहाँ से कोशिकाओं तक कौन ले जाएगा, या तो ब्लड ले जाएगा, या तो आरबीसी आएगा, या तो हीमोग्लोबिन आएगा ऑप्शन में, ठीक है। अब अंतःश्वसन, कोशिका जब अंदर चली जाती है तो उसमें कोशिका के अंदर 3 प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना। एक होती है ग्लाइकोलिसिस, एक होती है क्रेब्स चक्र और एक होती है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, देखो अब ध्यान देना, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन आ चुकी है, लेकिन ऑक्सीजन जो जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। कहाँ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। ध्यान से समझना, बहुत नई चीज़ है, तुम लोगों को वो लगेगी, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन जाएगी कहाँ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो ग्लूकोज होगा वो कहाँ पड़ा होगा, ग्लूकोज जो हमने खाया था कोशिका के अंदर जाएगा ना वो भी। तो ग्लूकोज कहाँ होता है, ये होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। तो इस ग्लूकोज को पहले तोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो इस ग्लूकोज को तोड़ा कहाँ जाएगा,
कोशिका द्रव्य में। कहाँ है ग्लूकोज? कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में इसका ब्रेकडाउन होगा। तो बहुत क्लिष्ट चीज बहुत शार्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी वो लग रहा है। तो इस ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया ही कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। बस सिंपल सा आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, समझो ध्यान से। ज़्यादा समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, मत समझो, इतनी टफ है ही है कि नहीं समझोगी। क्वेश्चन पूछेगा ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है या कोशिका के किस भाग में होती है। ऑप्शन आएगा आपसे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका द्रव्य में, या फिर गोल्गी बॉडी में। क्या करोगे आंसर? कोशिका द्रव्य। ऐसे ही क्वेश्चन ही बता देता हूँ, डायरेक्ट यही आएगा। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है? ऑप्शन में आ जाएगा ईएमपी साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तीसरा आ जाएगा आपका क्रेब्स चक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या लगाओगे? ग्लाइकोलिसिस। देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास है ना, ऑक्सीजन है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा कि ग्लूकोज के एक अणु के ग्लाइकोलिसिस से या टूटने से कितने पायरूविक अम्ल बनते हैं? ऑप्शन में आएगा 1, 2, 3, 4। कितने बनते हैं? 2 पायरूविक। और क्या क्वेश्चन पूछा? ग्लूकोज के एक अणु के ग्लाइकोलिसिस से कितने एटीपी बनते हैं? कितने बनते हैं? 2 एटीपी। यही 4 क्वेश्चन बनेंगे बस। ज़्यादा नहीं समझ में आता ना, बस इतना ध्यान रखो, ये ध्यान रहेगा बस। अगला फिर क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं, ठीक है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे वो क्या होता था कोशिका द्रव्य में, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन पूछे क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा कि अनुपस्थिति में होगा? उपस्थिति में होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ, ठीक है। इसमें एक पायरूविक अम्ल को 2 पायरूविक अम्ल बने ना, 2 पायरूविक अम्ल बने थे यहाँ। ये पायरूविक अम्ल यहाँ जाएंगे और यहाँ ऑक्सीजन में से इसकी तोड़ाई होगी, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाएगा, ठीक है। तो एक पायरूविक अम्ल से 10 एटीपी बनते हैं, तो 2 पायरूविक अम्ल बने थे ना यहाँ, तो कितने बन जाएंगे? 20 एटीपी, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है। 10 दूनी 2, 20 एटीपी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल भी कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसमें भी एटीपी का निर्माण होता है। देखो 2 यहाँ बने, 20 यहाँ बने, 22 यहाँ कितने बनेंगे? टोटल 36 से 38 बनते हैं ना, कितने बच गए? 14 से 16 एटीपी कहाँ बन जाएंगे? यहाँ बन जाएंगे। तो यहाँ कितने एटीपी बनेंगे? 14 से 16 एटीपी। टोटल एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बन गए? 36 से 38 एटीपी। ये है पूरी श्वसन की प्रक्रिया। लास्ट लिख लो आप, विभिन्न प्राणियों के श्वसन अंग। इधर एक कॉलम बनाओ, प्राणी समूह, और एक तरफ श्वसन अंग, ठीक है। तो पहला है स्तनधारी। स्तनधारी जो होते हैं, जैसे है ना, जैसे मनुष्य हो गया, है ना, गाय हो गया, भैंस हो गया, है ना। तो स्तनधारियों को या मैमल्स इनको कहते हैं इंग्लिश में। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, इनमें जो श्वसन अंग होता है ये आपको पता ही है, फेफड़ा होता है, ठीक है। दूसरा प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें क्या होता है श्वसन अंग? हाँ, शरीर की सतह, बॉडी वॉल, यही है ना, शरीर की सतह, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा पैरामीशियम में श्वसन किसके माध्यम से होता है? शरीर की सतह। लिख लो इसको जल्दी से, ठीक है। हाइड्रा में कोशिका द्वारा, एक कोश की जीव है हाइड्रा। हाइड्रा में होता है कोशिका द्वारा, हाइड्रा में कोशिका द्वारा, ठीक है। मछलियों में किसके द्वारा होता है? हाँ बस पता तो है तुम लोगों को, गलफड़ों के द्वारा, गिल्स के द्वारा। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, ठीक है।
मेढक में किसके द्वारा होगा? शरीर की सतह में, है ना, और गलफड़ों से, और शरीर की सतह जो होता है ये जब जमीन के अंदर यानी कि हाइबरनेशन में, ठीक है, जब ये पानी में रहता है तो गलफड़ों द्वारा, फिर है, और ये फेफड़ों द्वारा कहाँ होता है? धरती पर। तो क्वेश्चन पूछेगा किसमें? हाँ बताओ। आर्थ्रोपोडा, झींगा मछली। हाँ आर्थ्रोपोडा, झींगा मछली लिख लो तुम, आर्थ्रोपोडा। ये एक समूह है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, गलफड़ा, ठीक है, और एनालिडा, जोंक में कोशिका भित्ति, जोंक लिख लो, एनालिडा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और मछली है ना, इकाइनोडर्मेटा, इसमें पादनाल है, ठीक है, लिख लो, इकाइनोडर्मेटा। स्टार मछली में मान लो पूछ ले, बस।